स्टूडेंट्स, पैरावेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम कैमल के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊंट राजस्थान का राजकीय पालतू पशु भी है। कैमल, ऊंट या कैमल, हिंदी में ऊंट, इंग्लिश में कैमल। जो नाम है कैमल, ये वर्ड ये लैटिन में कैमेलस से लिया गया है। कैमेलस। और इंग्लिश जो वर्ड है वो है इसका क्रेमल, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, क्रेमल से। और संस्कृत जो शब्द होता है इसका, वो होता है क्रे लेग, यानी कि केकड़े की तरह टांगे, यानी लंबी टांगे। इसका मतलब हुआ कि लंबी टांग वाला पशु। हिंदी में हम इसका अर्थ निकालें तो इसका मतलब निकलता है, शाब्दिक अर्थ, लंबी टांग वाला पशु, यानी क्रेलुक। क्रेलुक। ऊंट वास्तव में जहां पर ये वर्तमान में फैले हुए हैं, वहां जहां पर ये निवास कर रहे हैं, वहां के ये मूल पशु नहीं है। ऊंट की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है उत्तरी अमेरिका। ऊंट दो प्रकार के होते हैं, देखिए। ये ड्रोमेडेरी कैमल है, एक कुबड़ वाला ऊंट। और दूसरा जो ऊंट है ये है बैक्टीरियनस कैमल, यानी डबल हम्प कैमल, दो कुबड़ वाला ऊंट। वास्तव में जो ज्यादातर ऊंट हैं दुनिया में इस प्रकार के हैं, एक कुबड़ वाले ऊंट है। और ये एक कुबड़ वाला ऊंट है, ये 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 उत्तरी अमेरिका से इसकी उत्पत्ति या इसका जो ओरिजिन है माना जाता है। जबकि ये दो कुबड़ वाला जो ऊंट है, ये इसकी उत्पत्ति है वो कजाकिस्तान से, सॉरी, अफगानिस्तान से मानी जाती है। अफगानिस्तान से मानी जाती है दो कुबड़ वाले ऊंट की। हमारे देश में, राजस्थान में, भारत के 84% ऊंट पाए जाते हैं, 84%। यानी कि राजस्थान नो डाउट कैमल में फर्स्ट नंबर पे आता है। बाकी जो कैमल हैं, कुछ गुजरात में, कुछ मध्य प्रदेश में, इस प्रकार से इनका बहुत ही कम वितरण है। यानी 16% बाकी के जो ऊंट बचे वो पूरे इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। तो राजस्थान के लिए एक सिनोनिम माना जाता है ऊंट। राजस्थान की जो भौगोलिक संपदा है या भौगोलिक जो स्थिति है, उस हिसाब से, और वातावरणीय जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से ये बहुत ही उपयुक्त पशु है। ऊंट मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि थार का मरुस्थल राजस्थान में 60% से अबो एरिया बनाता है, यानी थार का जो डेजर्ट है राजस्थान में काफी एरिया में है, बीकानेर, जैसलमेर, इधर। तो ऊंट का जो मुख्य वितरण है वो उधर ही है। बाकी तो ब्रीड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पूरे राजस्थान में है, वो हम पढ़ेंगे। जैसे दक्षिण राजस्थान में मेवाड़ी ऊंट काफी पाया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में भी ऊंटों को पूर्वी राजस्थान में भी पाले जाते हैं। और जो मुख्य इनका ड्रॉट पर्पस था, यानी बोझा ढोने के लिए इनका उपयोग किया जाता था, वो आजकल धीरे धीरे कम होने लग गया है। ऊंट को ऊंट गाड़ी यानी कैमल कार्ट में भी उपयोग में लिया जाता था, लेकिन थोड़ा संसाधनों के विकास के कारण इनका उपयोग कम होने लगा है, और इनकी जो है वैल्यू आजकल कम हो चुकी है। ऊंट एक संरक्षित पशु घोषित किया गया है। ऊंट के संरक्षण यानी इसके बचाव, क्योंकि दिनों दिन इसकी पॉपुलेशन घट रही है। घटने के कारण है इसकी देखरेख अच्छे से नहीं हो पा रही। ऊंट का हम इतिहास देखें तो ये कहते हैं कि पाबूजी
जो है, ऊँटों के जो देवता है वो ऊँट मध्य पूर्व से, यानी जो मिडिल ईस्ट है, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, ये जो कंट्रीज हैं, इधर से लेकर के आए थे। और वास्तव में भारत में पहले ऊँट नहीं थे। ऊँटों का जो आगमन है बाद में ही हुआ है। यानी अब हम ऊँट की कुछ पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैमल के बारे में। तो कैमल में काफी सारे अनुकूलन होते हैं जो उस कैमल को डेजर्ट में यानी मरुस्थल में रहने के योग्य बनाता है। पहली बात तो देखिए, इसके नोस्ट्रिल्स हैं वो काफी विकसित होते हैं, नासा छिद्र। तो धूल भरी जो आंधियां होती हैं वो मिट्टी को नाक में नहीं भेज पाती या मिट्टी से नाक की सुरक्षा हो जाती है। नासा छिद्रों में बाल भी अच्छे विकसित होते हैं, रोम, जो कि मिट्टी को अंदर नहीं जाने देते। और लिप्स जो होते हैं इसके, होंठ, वो काफी मोबाइल होते हैं और काफी सेंसिटिव होते हैं। चूंकि ऊंट कटीली झाड़ियों को भी खाता है, ब्राउजिंग की हैबिट होती है इसकी। ब्राउजिंग मतलब कि झाड़ियों में से जो पत्ते होते हैं उनको चुन चुन कर, चूंट चूंट कर खाना। तो ऐसी कंडीशन में कांटों से बचने के लिए इसकी जो होंठ है, उनकी लिप्स हैं, उनकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है, और पकड़ और उनकी सिलेक्टिविटी यानी उनकी पत्तों को चयन करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो आईलैशेज हैं। इसकी जो आईब्रोज हैं ये थॉर्नी होती हैं काफी मात्रा में, और आईलैशेज होती हैं, पलकें, वो भी काफी लंबी और विकसित होती है। क्योंकि जो धूल भरी आंधी है उनसे, रेगिस्तान में हम जानते हैं मिट्टी होती है, रेत होती है, रेत उड़ती है तो, और उड़ती है क्योंकि पर्यावरणीय परिस्थितियां ऐसी रहती हैं कि आंधियां धूल भरी चलती रहती हैं। तो आंखों की सुरक्षा के लिए एक तो आईलैशेज काफी विकसित होती है, और दूसरी बात अंदर तीसरी पलक इस आंख को, आई को कवर कर लेती है, जो पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, यानी बंद आंख में से भी हल्का धुंधला उसे रास्ता दिख जाता है। आगे हम बात करें, गर्दन जो होती है इसकी लंबी होती है, और बैक साइड में यहाँ पर हम्प पाया जाता है, ये है कुबड़। कुबड़ जो होता है इसका काफी विकसित होता है। कुबड़ में वसा जमा होती है, फैट जमा होती है, और जब ऊंट को पानी नहीं मिलता या खाना नहीं मिलता तो ये फैट है, ये मेटाबोलाइज होकर के ऊंट को एनर्जी प्रोवाइड करती है और वाटर प्रोवाइड करती है। क्योंकि हम जानते हैं 1 ग्राम जो फैट होती है इससे 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और दूसरी बात, फैट का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे पानी भी काफी मात्रा में निकलता है, पानी भी काफी मात्रा में बनता है। तो ऊंट डेजर्ट की परिस्थितियों में, मरुस्थल की परिस्थितियों में जब उसे काफी दिनों तक पानी नहीं मिलता है तो ये मेटाबॉलिक वाटर का उपयोग करता है। और हम ये भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस होता है वो होता है फैट से। तो 1 ग्राम फैट से 1.1 मिलीलीटर पानी प्रोड्यूस होता है जब ये मेटाबोलाइज होती है। और ऊंट की जो कुबड़ है यानी हम्प में जो फैट है वो धीरे धीरे यूज में आ जाती है, आती रहती है। इससे इसको एनर्जी और वाटर दोनों ही मिल जाते हैं। तो ये एक ऊंट का रेगिस्तान में रहने का अनुकूलन है। कई दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, बिना खाना खाए रह सकता है, और लंबी दूरी तक चल सकता है। 40 किलोमीटर, 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ भी सकता है। पैर जो होते हैं इसके गद्दीदार होते हैं। आपको पता है कि जो टाइलोपोडा जो सब ऑर्डर के जंतु होते हैं उनके पैर गद्दीदार होते हैं, और गद्दीदार पैर होने की वजह से ये रेत में नहीं घुसते और आसानी से ये दौड़ सकते रेत के ऊपर। जो ड्रोमेडरी ऊंट होता है, ड्रोमेडरी मीन्स जो सिंगल हम्प वाला ऊंट, ये जो आपके सामने है, इसमें चारों पैरों के अलावा एक पांचवा पैर पाया जाता है। उसको हम पांचवा पैर नहीं बोल करके पेडेस्टिल बोलते हैं, पेडेस्टिल बोलते हैं। यहां पर बीच में, दोनों टांगों के बीच में पेडेस्टिल विकसित होता है। तो ये पेडेस्टिल क्या काम आता है, जब ऊंट बैठता है गरम रेत के ऊपर तो ये पेडेस्टिल इसकी बॉडी को रेत से थोड़ा ऊपर रखता है। तो हीट से यानी गर्मी से, रेत की तपन से इसकी सुरक्षा करता है पेडेस्टिल, जिसको पांचवा पैर हम आम बोलचाल में बोल देते हैं।
टांगे लंबी होने का क्या फायदा है ऊंट के? टांगे लंबी होती हैं इस वजह से जो जमीन है उससे दूरी अधिक रहती है बॉडी की, और जब तपता है रेत, हमको पता है रेत की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो कम होती है, और फटाफट रेत गर्म होती है और फटाफट ही ठंडी होती है, बहुत ही कम समय लगता है। पानी वाले एरिया के अंदर मौसम में जो तापमान का परिवर्तन होता है वो कम होता है, हम जानते हैं, तटीय क्षेत्र जो है। लेकिन रेगिस्तानी क्षेत्रों में रातें बहुत ठंडी होती हैं और दिन बहुत गर्म होते हैं, तो गर्म रेत से बचने के लिए लंबी टांगे ये इसका एक अनुकूलन है। बात करें हम डबल हम्प्ड कैमल की, तो इसमें दो कुबड़ पाए जाते हैं, और ये भारत में लद्दाख क्षेत्र में और रसिया, यानी भारत से ऊपर की तरफ हम जाएं मैप में तो रसिया और आसपास के जो देश हैं उनमें ये पाया जाता है, यानी ठंडे क्षेत्रों का ये निवासी है डबल हम्प कैमल। और आगे एडेप्टेशंस की बात करें हम, तो जो इसका यूरिन होता है, मूत्र होता है, वो कैसा होता है? गाढ़ा और धुंधला। रीजन क्या है गाढ़ा होने का? और इसका मल जो होता है, मल यानी फिशेज, वो ठोस और गोलियों के रूप में, लार्ज पेलेट्स के रूप में इसका मल निकलता है। तो इसके मल में से ये कोलोन के अंदर बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, मल को बिल्कुल सुखा देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी इसके शरीर के लिए बहुत जरूरी है, और पानी को ये मल में से भी एब्जॉर्ब कर लेता है और मूत्र में से भी एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी मूत्र फलस्वरूप गाढ़ा हो जाता है, पानी पूरा ये एब्जॉर्ब कर लेता है। पानी एब्जॉर्ब कैसे कर लेता है? जो इसकी किडनी होती है, किडनी की जो संरचनात्मक इकाई होती है हम जानते हैं नेफ्रॉन होती है, और नेफ्रॉन में इस तरह से ये मान लो नेफ्रॉन है, ये बोमन्स कैप्सूल है, यहाँ पीसीटी, और यहाँ पर हेनले लूप है। तो ये जो हेनले का लूप है, लूप ऑफ हेनले है, ये काफी बड़ा होता है। किसमें बड़ा होता है? ऊंट की किडनी में हेनले का लूप बड़ा होता है, या फिर रेगिस्तानी जंतुओं की जो किडनी होती है उसमें हेनले का लूप बड़ा होने के कारण ये जल का अवशोषण अधिक मात्रा में कर लेता है, अर्थात जो यूरिन है वो थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। यानी एक तरह से ये अनुकूलन है पानी बचाने का, पानी को सेव करने का ये अनुकूलन है। ऊंट की जो ब्लड में जो आरबीसी होती है, आरबीसी की भी एक खासियत होती है, आरबीसी इसकी न्यूक्लिएटेड होती है, केंद्रक युक्त होती है, केंद्रक युक्त। हम जानते हैं कि स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है वो केंद्रक रहित होती है, यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अपवाद है, ऊंट लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब हम इसको प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं बोल करके न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, बट मेनी बुक्स के अंदर ये न्यूक्लिएटेड है। तो आरबीसी की जो आकृति होती है वो भी डिफरेंट होती है। देखिए, सामान्यतः जो स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है इस तरह से बाइकोन के होती है, यानी दोनों साइड से दबी हुई होती है, लेकिन कैमल की जो आरबीसी है वो बाइकॉन्वेक्स होती है, इस तरह से फूली हुई, बीच में से फूली हुई, बाइकॉन्वेक्स। ज्यादातर की बाइकॉन के होती है, मानव में डिस्क शेप होती है। तो आरबीसी के फूले होने से क्या फायदा है, और आरबीसी के फूलने की क्षमता कितनी होती है? इसकी जो आरबीसी है 240% तक, यानी लगभग 2.5 गुना तक फूल सकती है। इसका क्या रीजन है? जब ऊंट काफी दिनों में अचानक से पानी पीता है तो एवरेज जो पानी की आवश्यकता होती है वो तो इसकी 40 लीटर टू 80 लीटर है, लेकिन जब काफी दिनों में पानी पिएगा तो ये 180 लीटर तक पानी एक साथ पी जाता है। जब इतना सारा पानी पिया, अचानक से पानी जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहां से एब्जॉर्ब होएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा, और ब्लड के अंदर अचानक से पानी घुसने से ब्लड अचानक से पतला हो सकता है। और ब्लड अचानक पतला होएगा तो आरबीसी फट सकती है। क्यों? क्योंकि जब हम आ, किसी पदार्थ को, या हम यूं कहे कि आरबीसी को हम तरल पदार्थ में जो कम ऑस्मोलिटी का है उसमें डाल रहे हैं, तो अंतः परासरण के कारण आरबीसी फूल जाएगी और फूलने से इमोलाइसिस हो सकता है। इसलिए आरबीसी में कैपेसिटी होती है कि वो फूल
जाए, 2.5 गुना तक वो अपना साइज बढ़ा सकती है ऐसी कंडीशन में जब वो अचानक से पानी पीता है। ठीक है। अगली बात है कि जो इसका प्लेटलेट्स होता है उसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है, ये भी अपवाद है। आगे ऊंट में एक विशेष लक्षण पाया जाता है, वैसे तो ऊंट में भी होता है, हाथी में भी होता है और हिरण में भी होता है। इनके जो मेल्स हैं, नर हैं, उनमें रट पाया जाता है। रट का मतलब होता है एक नर के अंदर विशेष ऋतु में हीट जैसे लक्षण उत्पन्न करना, हीट जैसे लक्षण दर्शाना। तो हाथी जो है जब रट या मस्त की कंडीशन में होता है, जंगलों में काफी विनाश कर देता है। वैसे ही ऊंट है, कैमल भी हीट या मस्त की कंडीशन में, या फिर जिसको हम प्रॉपर टर्म दें रट, रट की कंडीशन में आता है। वो आता है नवंबर से लेकर के मार्च तक, यानी दीपावली से लेकर के होली के बीच में जो सर्दियों का समय है, उसमें ये रट की कंडीशन में आता है। और रट में ये अपने मुंह से सॉफ्ट पैलेट को निकालता है। सॉफ्ट पैलेट बाहर निकलता है, उस दौरान मुंह में झाग भी उत्पन्न होते हैं और वो सॉफ्ट पैलेट फूल करके ऐसे लटक जाता है, ऐसे महसूस होता है मानो जीव हो। लेकिन सॉफ्ट पैलेट वो जो लटकी हुई जो संरचना बनाता है उसको हम कहते हैं गुल्ला। और साउंड जो प्रोड्यूस होती है, गरगलिंग की साउंड होती है ऐसे टाइम पे। कभी कभी क्या करता है ऊंट, बाइटिंग करता है। बाइटिंग या फिर रट के समय ज्यादा उत्तेजित हो जाता है तो अ, उसके जो मैंडिबल बोन है, जो निचली जबड़े की बोन है, वो वीक होने के कारण यहाँ से बीच में से वीक होती है, इस वजह से वो टूट जाती है, यानी मैंडिबल फ्रैक्चर हो जाता है ऊंट के अंदर। और मैंडिबल फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी में डेंटल वायरिंग की जाती है, यानी कॉपर वायर से इसे बांधा जाता है। तो मैंडिबल फ्रैक्चर सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? कैमल में पाया जाता है, यानी ऊंट में पाया जाता है। ऊंट की बात करें हम तो काफी सारा पानी ये एक साथ पी लेता है। और इसकी जो कान है, कान के पास ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिससे विशेष ये सिक्रेशन निकालता रहता है। आगे हम बात करें इसमें कैमल में, तो इसके जो पैर हैं इनमें एक विशेष प्रकार की मेंज होती है जिसको बोलते हैं सार्कोप्टिक कैमेलाई। सार्कोप्टिक कैमेलाई। और इस सार्कोप्टिक कैमेलाई से इसके पैरों में मेंज होती है। और इस मेंज यानी इस खुजली को लेग मेंज कहते हैं। और लेग मेंज जूनोटिक होती है। कैसी होती है? जूनोटिक नेचर की होती है, यानी मनुष्य के अंदर भी ये हो सकती है। माइट छोटा सा परजीवी होता है जिससे खुजली होती है, इससे बचाव के लिए आइवरमेक्टिन लगाया जाता है। ऊंट में एक विशेष रोग होता है सर्रा, ट्रिप्नोसोमा इवांसाई नाम का जो प्रोटोजोआ होता है, इससे होता है, टेबेनस मक्खी के काटने से। और सर्रा एक प्रमुख रोग है ऊंट का। गर्मियों में यानी बरसाती सीजन में एक विशेष प्रकार की मक्खी इससे काटती है। और सर्रा से बचाव के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए सुरामिन जो औषधि दी जाती है। आगे हम बात करें सर्रा की कंडीशन में, सर्रा जो वर्ड बना है वो सड़ा हुआ, सर्रा का जो अर्थ है वो है सड़ा हुआ, हिंदी अर्थ है सड़ा हुआ, यानी इसे तिबरसा भी कहते हैं, बीमारी तिबरसा भी कहलाती है। और इसका हम्प है वो सर्रा की क्रोनिक कंडीशन में, जब सर्रा क्रोनिक अवस्था में आता है तो धीरे धीरे इसका हम्प गायब होने लगता है। यानी ऊंट के कुबड़ के गायब होने का कारण है सर्रा की क्रोनिक स्थिति, अथवा जब इसको लंबे समय तक चारा या खाना या फिर पानी नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में भी ये गायब हो जाता है। कानों की विशेष बनावट होती है इसमें कैमल के अंदर। एनाटॉमिकल कंडीशंस की और एनाटॉमिकल बात करें हम तो जो फीमेल होती है, फीमेल में जो ओवरी होती है वो एक विशेष आकृति की होती है, काउंटूर शेप भी बोल सकते हैं, या अनियमित आकृति की इसकी ओवरी होती है। इसको हम ग्रेप लाइक भी कह सकते हैं।
और ये सीजनल पॉलीएस्ट्रस होती है। इसमें जो प्यूबर्टी आती है 3 से 4 साल में, 3 to 4 years में इसमें प्यूबर्टी आती है, 3 to 4 years में प्यूबर्टी। इसका जो यूट्रस होता है फीमेल में, ये वाई से लेकर के और टी के बीच में होता है। क्लियर कट टी नहीं, वाई और टी के बीच में। वाई जस्ट इस तरह से होता है, यानी ना तो ये वाई जैसा होता है ना बिल्कुल टी जैसा होता है, बीच की सी स्थिति होती है। इसमें जो एस्ट्रस साइकिल होता है वो 23 दिन का होता है, 23 डेज। और हीट का जो टाइम होता है, यानी जिसको एस्ट्रस पीरियड बोलते हैं, एस्ट्रस पीरियड, वो होता है 3 से लेकर के 5 दिन, 3 to 5 days। ये हीट में रहती है फीमेल, जो ऊंटनी जिसको हम सैंड या मैया भी कहते हैं। अब हम बात करें कि ये किस प्रकार का की ओव्यूलेटर होती है फीमेल, तो ऊंटनी जो होती है वो प्रेरित अंडोत्सर्गी होती है, यानी इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर होती है। यानी जो अंडा आता है, ओवा आता है, वो मेटिंग के बाद, ऊंट में जो मेटिंग की क्रिया होती है उसको लखाने कहते हैं। लखाने की क्रिया के बाद या लखाना की क्रिया के बाद जो है ओवा आता है, अंडा आता है। सीजनली पोलिएस्टर्स आपको बताया गया ही, और ये शॉर्ट डे ब्रीडर है, शॉर्ट डे ब्रीडर है। प्रेगनेंसी के बाद जो हम देखें तो इसका जो गर्भावधि है या गर्भकाल है वो होता है 390 से लेकर के 411 दिन। अगर हम इसको महीनों में बात करें तो 13 माह और 13 दिन इसकी गर्भावस्था होती है। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें प्रेगनेंसी डायग्नोसिस की जाती है कॉकिंग ऑफ टेल, कॉकिंग ऑफ टेल से, या फिर हम रेक्टल पैल्पेशन से भी इसमें हम पीडी कर सकते हैं फीमेल के अंदर। इसका जो यूट्रस होता है वो होता है बाइकॉर्नुएट। अभी जो बताया था मैंने, वाई से लेकर के टी शेप के बीच में होता है। मेल की बात करें हम तो देखिए इसमें जो मेटिंग की क्रिया होती है वो इस प्रकार होती है। ये हो गई इसमें मेटिंग, मेटिंग मेटिंग यानी जो लखाना या लखाने की क्रिया होती है, लखाने की क्रिया होती है वो बैठी हुई अवस्था में होती है, और काफी एग्रेसिव होते हैं मेल फीमेल। और कई बार ये कंडीशन आ जाती है, निचला जबड़ा यानी मैंडिबल बोन में फ्रैक्चर हो जाता है। ये आपको के सामने जो चित्र है इसमें डेंटल वायरिंग की हुई है। डेंटल वायरिंग कैमल में मैंडिबल की फ्रैक्चर को रोकने के लिए या उसको ठीक करने के लिए की जाती है। प्रिकॉशन नहीं है, ठीक करने के लिए की जाती है। आगे हम बात करें तो मेल के अंदर जो सिग्मोइड फ्रैक्चर होता है, सिग्मोइड फ्रैक्चर हम जानते हैं इस तरह से ऐसे होता है पेनिस। तो ये सिग्मोइड फ्लैक्सर स्क्रोटम से पहले होता है, जो जैसे कि सुअर में होता है वैसे ही, यानी प्री स्क्रोटल सिग्मोइड फ्लैक्सर, प्री स्क्रोटल सिग्मोइड फ्लैक्सर किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है कैमल के अंदर, ऊंट के अंदर। और अगर हम औसत आयु की बात करें, एवरेज एज, औसत आयु की बात करें तो ऊंट की लगभग औसत आयु होती है 40 वर्ष, 40 साल, 40 वर्ष। फुल माउथ कंडीशन की बात करें, ये प्रश्न पूछा गया है। फुल माउथ, ऊंट जो फुल माउथ होता है 7 ईयर्स में होता है, 7 साल में ये फुल माउथ कंडीशन में होता है। और फुल माउथ कंडीशन का मतलब होता है दांत, पूरे दांत आना। हम दंत सूत्र की बात करें इसमें तो देखिए कैमल में जो दंत सूत्र होता है
वो देखिए 11 33/31 23। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो टोटल जो टीथ होते हैं 34 होते हैं। ऊंट में कुल दांतों की संख्या होती है 34, यानी 34। जो ऊंट ब्रीडिंग में काम में लिए जाते हैं उनको हम माही कहते हैं। ब्रीडिंग में जो ऊंट काम में लिए जाते हैं उन्हें माही कहते हैं। और देखिए बीएसएफ के जो जवान है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो इंडिया का एक अर्धसैनिक बल है, हाल ही में इसमें वैकेंसी भी आई हुई है। तो बीएसएफ के जवान गश्त हेतु इसी प्राणी का उपयोग करते हैं, क्योंकि रेत में और जो गाड़ियां हैं वो सक्सेस नहीं है। तो बीएसएफ के जवानों के द्वारा बताइए ऊंट की कौन सी नस्ल काम में ली जाती है? जैसलमेरी, या फिर इसी की एक स्ट्रेन है, या लोकल एरिया में जो फेमस है वो है नाचना ऊंट। नाचना ऊंट, नाचना एक गांव है। तो जैसलमेरी ऊंट को बीएसएफ के जो जवान हैं वो गश्त में काम में लेते हैं, क्योंकि ये जो जैसलमेरी नस्ल है ये बहुत फुर्तीली नस्ल है। तो दौड़ने में और सवारी में बहुत, सवारी के उपयोग से जो जैसलमेरी नस्ल है वो बहुत ही अच्छी नस्ल है। आगे हम बात करें, वर्तमान में ऊंटों पर काफी संकट आया हुआ है। देखिए पिछली जो पशुगणना थी उसमें 3.25 लाख ऊंट थे, यानी 2012 वाली जो पशुगणना थी। और अभी जो पशुगणना हुई है, यानी 2019 वाली पशुगणना हुई है, उसमें ऊंटों की संख्या मात्र 2.13 लाख रह गई राजस्थान में, यानी 34.69% की कमी आई है। 34.69% की कमी आई है ऊंटों की संख्या में। तो इनके बचाव हेतु कई प्रयास किए गए हैं। देखिए टोंक के अंदर ऊंट की बलि दी जाती थी, तो ऊंटों के वध पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि हमारे क्षेत्र में ऊंटों ऊंटों का जो मांस है वो इतना प्रचलित नहीं है। बाकी हम देख लेते हैं ऊंट के मांस को क्या कहते हैं। इसके मांस को कहते हैं सकूरा। कई क्षेत्रों में जहां पर इनकी बहुतायत है वहां पर खाया जाता है। और ऊंट को संरक्षित करने के लिए, यानी इसकी सुरक्षा करने के लिए, इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं राज्य सरकार द्वारा। इसको, इसके वध पर रोक लगाई गई है। और दूसरा काम किया गया है, इसको राजकीय पालतू पशु भी घोषित किया गया है, कैमल को। आगे हम बात करते हैं कैमल की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है आरटीओ डेक्टाइला। आरटीओ डेक्टाइला। इसका जो सब ऑर्डर होता है वो होता है टाइलोपोडा। और टाइलोपोडा में आते हैं गद्दीदार पैर वाले पशु। गद्दीदार पैर वाले पशु टाइलोपोडा के अंदर आते हैं। और जो इसकी फैमिली है, क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें तो इसकी फैमिली है कैमेलिडी। कैमेलिडी फैमिली से ये बिलोंग करता है कैमल। अन्य जो जानवर हैं जैसे लामा है, इसी से मिलता जुलता है। लामा है, इसी का अल्पाका है। और एक होता है गुआ नाओ। गुआ नाओ। और एक होता है विकुना। विकुना। ये चार जो प्राणी हैं ये कैमल से मिलते जुलते हैं। और इसमें जो लामा और जो विकुना है, इनको तो कहते हैं, इन दोनों को नई दुनिया के ऊंट कहते हैं। नई दुनिया के ऊंट, यानी कैमल ऑफ न्यू वर्ल्ड। और पुरानी दुनिया के ऊंट किसे कहते हैं? ये जो कैमेलस बैक्टीरियनस है और कैमेलस ड्रोमेडेरियस है,
इनको क्या कहते हैं? पुरानी दुनिया के ऊंट। ये जो मिलते जुलते जो जानवर है वर्तमान में, ये साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, और साथ ही साथ इसमें ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। यानी ऊंट जैसे ही इसी के जो भाई बंधु हैं वो ये जानवर हैं। हम जब भी ऊंट का नाम लेते हैं, हम लामा का भी नाम लेते हैं, तो ये समानता इनके अंदर है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति जो है एक ही वंश से हुई मानी जाती है। ऊंट को हम खाद्य सुरक्षा वाला पशु भी कहते हैं। एक नाम और दिया गया है इसे, फूड सिक्योरिटी एनिमल, खाद्य सुरक्षा वाला पशु, खाद्य सुरक्षा वाला पशु, फूड सिक्योरिटी एनिमल। इसका एक नाम और है शिप ऑफ डेजर्ट, जो जानते हैं आप, शिप ऑफ डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज। और इसको काऊ भी कहते हैं। कौन सी काऊ कहते हैं इसको? न्यू, यानी नई उपयोगिता की गाय भी कहते हैं इसको। न्यू न्यू चलो हिंदी में आप याद रख सकते हो, नई उपयोगिता की गाय, नई उपयोगिता गाय। तो ये खाद्य सुरक्षा वाला पशु भी कह दो इसको, इसको शिप ऑफ डेजर्ट भी कह दो, इसको नई उपयोगिता वाली कौ भी कह दो। तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी हमने देख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, जैसे ये कैमल है, इसमें जो एनाटॉमिकल फीचर देखे, एनाटॉमिकल फीचर, इसका जो कशेरुकदंड सूत्र होता है, यानी वर्टिब्रल फॉर्मूला है, उसमें भी थोड़ा सा अन्य जानवरों से अंतर होता है। वो देखिए कैसे होता है। इसमें जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है वो 7 होती है, और थोरेसिक होती है 12, लंबर होती है 7, सैक्रम होती है 5, और कॉक्सिजियल होती है 12 से 18। ये देखिए। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि जो थोरेसिक वर्टिब्रा है यहाँ पर, ये 12 होती है, जबकि गाय में ये 13 होती है, कुत्ते में भी ये 13 होती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि जो वक्षीय कशेरुकाओं की संख्या है वो 12 है, और लंबार जो वर्टिब्रे है वो 7 है, 7 है। तो वक्षीय कशेरुकाओं का जो डोर्सल प्रवर्ध होता है, डोर्सल स्पाइन, जो कि किसका निर्माण करता है? हम्प का निर्माण या कुबड़ का निर्माण करता है, जो पृष्ठीय प्रवर्ध होता है इसका। और स्पेशल है ये पॉइंट वक्षीय कशेरुकाओं की, कई बार ये एग्जाम में भी पूछा गया है। और शरीर में जो कुल बोन्स की या कुल हड्डियों की बात करें तो 593 यानी 593 अस्थियां होती हैं। टार्सल की संख्या हम देखें एनाटॉमिकल फीचर में, तो टार्सल होती है इसमें 6, और जो कार्पल बोन होती हैं वो होती हैं 7। टोटल कार्पल की संख्या होती है 7। कुछ विसरल बोन्स की बात करें, वो ऊंट के अंदर पाई जाती है। विसरल बोन्स वे हड्डियां होती हैं जो काई के अंदर विकसित होती है, किसी अंग के अंदर, कोमल अंग के अंदर विकसित होती हैं, सॉफ्ट टिश्यू के अंदर विकसित होती है, विसरल हड्डियां कहते हैं। तो कौन कौन सी होती है? एक तो ओस फ्रेनिस, ओस फ्रेनिस जो हड्डी होती है वो काई में पाई जाती है? डायफ्राम में, डायफ्राम में। और एक हड्डी ब्रोनियो में पाई जाती है, जिसको बोलते हैं ओस पैल्पेब्रे। वो ये हड्डी जो है ओस पैल्पेब्रे बरोनियो में पाई जाती है। बरोनिया जो आई के ऊपर, आई के ऊपर जो ये ब्रोनिया होती है, इनके अंदर ये हड्डी पाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कैमल के बारे में। इंपॉर्टेंट जो टेम्परेचर और उसकी भी हम बात कर सकते हैं। तापमान की बात करें तो तापमान भी परिवर्तित होता रहता है ऊंट का। 2 तरह का तापमान होता है, सुबह अलग और शाम को अलग, दिन में अलग।
तो हम एवरेज की बात करें तो औसत जो ऊंट का तापमान होता है वो होता है 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। श्वसन दर भी देखिए और जानवरों से कम होती है क्योंकि काफी बड़ा शरीर होता है, तो रेस्पिरेटरी रेट यानी श्वसन दर जो होती है इसकी लगभग 5 से लेकर के 12 होती है। हार्ट बीट या नाड़ी दर इससे लगभग 4 गुनी होती है। जो रेस्पिरेटरी रेट है उससे हार्ट रेट या पल्स रेट है वो लगभग 4 गुनी होती है। यानी इसकी हम पल्स रेट की बात करें, पल्स रेट की बात करें तो 25 से लेकर के 32 इसकी पल्स रेट होती है, यानी नाड़ी दर होती है कैमल की। इसमें जो डिजीज है और इसके सिस्टम्स हैं उनको हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। स्पेशल जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी कुछ खास बातें, डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें, जैसे पाचन तंत्र की बात करें तो इसमें ओमेजम जो होता है, ये वाला डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका ओमेजम जो भाग है वो एब्सेंट होता है, अर्थात ये शूडो रूमिनेंट जंतु है। जुगाली करता है, ये रूमिनेशन करता है। चूंकि हम जानते हैं रूमिनेशन में सहायता करने वाला जो आमाशय का भाग है वो रेटिकुलम है, तो रेटिकुलम तो प्रेजेंट होता है इसके अंदर, और घास फूस खाता है, ब्राउजिंग करता है, यानी फाइब्रस डाइट को ये लेता है, शाकाहारी है पूर्ण रूप से, लेकिन ओमेजम एब्सेंट है, इसलिए इसको शूडो रूमिनेंट में शामिल किया जाता है। मिथ्या रोमांथी या कूट रोमांथी जो श्रेणी है जानवरों की उसमें रखा जाता है। मिथ्या या कूट रोमांथी, कूट रोमांथी, शूडो रूमिनेंट। तो कैमल के बारे में हमने कुछ टॉपिक्स जो आपके कोई भी किसी भी प्रकार की वेटनरी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।